सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य के विषय में। समझेंगे कि यह वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों चर्चा में बना हुआ है, यहां पर ऐसा क्या हुआ। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 पर और समझेंगे इस शिखर सम्मेलन में क्या क्या प्रमुख बिंदु हमारे सामने आए। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य के विषय में। अब हम इस टॉपिक के आपको मिनट से परिचित कराएं, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल जो टर्म्स हैं इनको समझ लीजिए। जैसे कि आपको यह जो क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर एक पर्वत का विस्तार है। इस पर्वत को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कौन सा घाट और पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है पश्चिमी घाट। ये जो पश्चिमी घाट पर्वत वाला क्षेत्र है, आपको पता है यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उसके पीछे का कारण ये है कि आपको पता है कि यहाँ से ये जो समुद्र की दूरी है वो काफ़ी नज़दीक है, समुद्र के किनारे हैं। इसके वजह से क्या होता है, जो समुद्र का टेम्परेचर होता है, ओशन का टेम्परेचर होता है, वो लगभग एवरग्रीन होता है, ज़्यादा बना रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर वेपोरेशन अर्थात वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा होती है। इससे ह्यूमिडिटी यहाँ पर ज़्यादा रहती है। इससे क्या होता है, वर्षा यहाँ पर ज़्यादा होती है। और इन सब कारणों से क्या होता है, यहाँ पर जो प्लांट का डेवलपमेंट है अर्थात पौधों का विकास वो ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर प्लांट ज़्यादा हैं तो स्वाभाविक है एनिमल्स इन पर जो डिपेंडेंट होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। और इन सभी चीज़ों को मिलाकर यहाँ पे क्या होता है, उच्च जैव विविधता पाई जाती है। कुल मिलाकर ये जो क्षेत्र है उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, जो पश्चिमी घाट पर्वत वाला क्षेत्र है, इसको इस मैप के माध्यम से दिखाया गया। इसको आप देख रहे होंगे तो ये गुजरात से प्रारंभ होता है और इधर आकर आपको यह तमिलनाडु तक इसका विस्तार दिखाई देगा। अब यह जो आपका पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर कई जो है कि आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे। हमें जो बात करना है वह है वायनाड। इसकी जो लोकेशन है ये देख लीजिए। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि ये केरला वाले क्षेत्र में। आई होप आप मैप को देख चुके हैं। अब थोड़ा सा इस मैप को और देख लीजिए। अब ये देखिए, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आपको दिखाया गया है, इसकी लोकेशन दिखाई गई। इसकी लोकेशन अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो कोझिकोड है उसके समीप यह स्थित है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इधर क्या है, आपको तमिलनाडु का विस्तार दिखाई देगा। इन सभी जो क्षेत्र में बता रहा हूं इनका जिक्र आने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट के माध्यम से। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक 6 राज्यों अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में क्या है, इसका विस्तार है। उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है 1600 किलोमीटर है। इसका कुल जो क्षेत्रफल है 1.60 लाख वर्ग किलोमीटर वाला इसका विस्तार है। यह महासागर के समीप स्थित है। इसके कारण यहाँ पर जो समकारी जलवायु है अर्थात एक प्रकार की जलवायु, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया तो वैसा पाया जाता है। इसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए आइडियल कंडीशन होती है वो भी होती। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो वर्षा होती है अर्थात यहाँ पर जो रेनफॉल होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, वह 200 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक होता है। और इन सभी दशाओं के कारण यहाँ पर क्या हुआ है, सघन वनों का विकास आपको देखने को मिलेगा। और ये जो सघन वन है, यहाँ पर क्या होता है कि जो जीव हैं उनके विकास के लिए आइडियल कंडीशन क्रिएट होती है। सघन वन है, उच्च तापमान है, उच्च आर्द्रता है, उच्च वर्षा है, और ये सभी चीजें क्या है, जैव विविधता को आगे बढ़ाने में अपना प्रमुख योगदान देती हैं, अर्थात जैव विविधता के विकास में लाभदायक मानी
मानी जाती हैं और इसी के कारण यह जैव विविधता का सबसे प्रमुख क्षेत्र है और इसको वैश्विक जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट होता है अर्थात बायोडाइवर्सिटी के जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है विश्व के, उसमें इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को 2012 में क्या किया था, प्राकृतिक वैश्विक जो है कि धरोहर स्थल, प्राकृतिक वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया था। इसका मतलब उन स्थलों से है जिनका प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्व है। इस क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो लगभग टोटल जो एरिया हमने आपको दिखाया इसका लगभग 30% भाग क्या है, वनों से ढका हुआ है। यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वह उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। लेकिन उष्णकटिबंधीय में कौन से वन, जो नमी धारण करते हैं। आपको पता है कि जैसे जैसे साउथ से आप नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे, शुष्कता बढ़ेगी, तो यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं वह कौन से होते हैं, नमी वाले। यहाँ पर सदाबहार वन भी आपको देखने को मिलेंगे। कारण क्या है कि यहाँ पर एवरग्रीन जो है कि क्लाइमेट भी पाया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर पतझड़ वन भी आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो 16 घास के मैदान अर्थात जो ऊंचे क्षेत्रों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इन सभी कारणों की वजह से यहां पर जैव विविधता के विकास के लिए काफी आइडियल कंडीशन क्रिएट हुई। और यही कारण है कि देश के टोटल जो हमारे देश में उभयचर पाए जाते हैं उनका 78% आपको यहां देखने को मिल जाएगा। इसी तरह सर्व श्रेणी के जो जीव होते हैं उनका 62% आपको यहां देखने को मिलेगा। जो एंजियोस्पर्म जीव होते हैं उनका 38% आपको यहां देखने को मिलेगा। मछलियों की यहां पर 53% प्रजातियां देखने को मिलेंगी और जो स्तनपायी जीव होते हैं उनका 12% केंद्र यही क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ये उच्च जैव विविधता वाला क्या है, क्षेत्र है। यहां से क्या होता है, ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ से कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेरियार जैसी नदियों का उद्गम होता है, जिसके कारण अगर कभी शुष्कता भी आती है तो भी यहाँ के जीवों के लिए क्या है, पानी की उपलब्धता बनी रहती है। और इससे क्या होता है कि यहाँ के जो जीव हैं उनका सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, बना रहता है। यहाँ पर कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, कई वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और इसके माध्यम से अर्थात नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य बनाकर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। लेकिन यहां पर इस जो क्षेत्र है यहां पर निम्न समस्याएं बनी हुई हैं, जिसकी वजह से यहां पर जैव विविधता घट रही है। ये जितनी चीजें बता रही हूं सभी चीजें आपके टॉपिक की हैं, ये आप मुख्य परीक्षा में इनको यूज कीजिएगा और साथ ही साथ आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें भी आपके ये काफी उपयोगी है। तो समस्याएं कौन सी है? पहली समस्या है जनसंख्या और औद्योगिक दबाव। आपको पता है कि यह न सिर्फ इस क्षेत्र की समस्या है बल्कि पूरे क्षेत्र की समस्या है, ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करें। वहीं पर्यटन और इसके विकास के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो भी क्या है, समस्या है। आप यहां पर देखेंगे होटल देखने को मिलेंगे, आपको रिजॉर्ट देखने को मिलेंगे और इसके लिए क्या होता है, जंगलों के क्षेत्र में बनाया जाता है इन सभी चीजों को। और इससे क्या होता है, जैव विविधता को हानि पहुंचती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जीवों को देखने के लिए उनके घर में प्रवेश कर जाते हैं। यहां पर जो खनन होता है, यहां पर जो नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जाती हैं, जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, उससे भी यहां की जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। ठीक इसी तरह से जो हम रेल कनेक्टिविटी और रोड की कनेक्टिविटी बनाने के लिए जो हम आधारभूत संरचनाएं खड़ी करते हैं, उनसे भी क्या हो रहा है, इनकी जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। और इसी के कारण यहाँ पर जो जैव विविधता को बचाने के कई प्रयास होते रहे और इन्हीं प्रयासों में एक सकारात्मक पहल वर्ष 2010 में की गई, जब पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति का गठन किया गया। इसने वर्ष 2011 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी और उसके कुछ समय बाद जो है कि इससे उम्मीद की जा रही थी इस रिपोर्ट के बाद कि सरकार कुछ कदम उठाएगी, लेकिन नहीं उठाया गया। बाद में हालांकि कस्तूरी रंगन कमेटी का गठन किया गया, इसने रिपोर्ट अपनी वर्ष 2013 में दे दी और वर्ष 2013 के बाद यह जो एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा चर्चा में बना रहता है। यह जो कमेटी है, यह जो कस्तूरी रंगन कमेटी है, इसने कहा था कि पश्चिमी घाट के 37% हिस्से को क्या कर देना चाहिए, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देना चाहिए। इको सेंसिटिव जोन से तात्पर्य यह वह क्षेत्र है जहां पर किसी भी प्रकार के ऐसे निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती जिससे वहां के जीवों को, वहां के प्लांटेशन को या वहां की प्रकृति को क्या हो, निगेटिव इंपैक्ट पड़ता। एक उदाहरण से इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो फॉरेस्ट है, यहां जहां पर जैव विविधता क्या है, कम है। तो जैव विविधता जहां कम है वहां पर अगर आपको माइनिंग करना है तो वहां से ज्यादा ना पेड़ों को काटना पड़ेगा और ना ही वहां के जीवों को ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन सोचिए एक घना क्षेत्र है जहां पर जीवों की अधिकता है, वहां पर जो है
कि एनिमल्स की डाइवर्सिटी ज़्यादा है, अगर आप वहाँ पर क्या करते हैं, निर्माण कार्य करते हैं, रोड बनाते हैं, थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं, ईंट के भट्ठे लगाते हैं, या फिर ऐसी कोई भी गतिविधि करते हैं जिससे काफ़ी बड़े क्षेत्र में उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, तो इन सभी चीज़ों को रोका जाता है। किन क्षेत्रों में? इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव का मतलब कि इस क्षेत्र में अगर हमने कुछ भी किया तो उससे क्या होगा, यहाँ का जो इकोसिस्टम है वह डैमेज होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो सेंसिटिविटी है, अर्थात जो संवेदनशीलता है, ज़्यादा होती है। तो इस कमेटी ने क्या कहा कि जो पश्चिमी घाट का एरिया है इसका 37% हमें क्या कर देना चाहिए, इको सेंसिटिव जोन के रूप में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और कहा कि इसमें सभी प्रकार के खनन और उत्खनन, जो लाल श्रेणी के उद्योग हैं जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, प्रदूषक तत्व ज्यादा निकलते हैं, इन पर रोक लगा देनी चाहिए। जो बड़ी इमारतें बनती हैं इनको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और इस प्रकार की सिफारिशें इस कमेटी ने की। इस कमेटी ने जब ये सिफारिशें की तब उस समय कहा गया कि इससे क्या होगा, यहां का जो क्षेत्र का विकास वो प्रभावित हो सकता है। हालांकि उस समय बहुत कुछ हम लोग ध्यान नहीं दे पाए, छोटे मोटे प्रोटेस्ट तो हमारे यहां होते रहते हैं, तो हमको ये लगता है कि ठीक है ये दिनचर्या का भाग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी प्रश्न आएगा कि क्या हुआ है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने अभी कहा आपको कि यहां से इस क्षेत्र, यह जो आपकी रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के आधार पर जो कार्य किए जाने थे उससे कुछ लोगों ने कहा कि यहां पर विकास प्रभावित होगा। तो वही मुद्दा फिर से खड़ा हुआ। कैसे खड़ा हुआ है? इस समय क्या हुआ, पश्चिमी घाट का जो वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य है इस कारण से चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने का मसौदा अधिसूचना अर्थात नोटिफिकेशन जारी किया है। और इसके खिलाफ केरल के वायनाड में क्या हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब इसने क्या कहा है कि हम क्या करेंगे, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित करेंगे। अर्थात यह रहा, मान लेते हैं आपका वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इसके जो बाहर के क्षेत्र हैं इसको कहा गया हम इको सेंसिटिव जोन घोषित करेंगे। और इसी को लेकर क्या हो रहा है, विरोध वहां पर हो रहा है। वो विरोध इस वजह से हो रहा है क्योंकि इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देने का मतलब है वहां पर कई प्रकार के जो विकास की प्रक्रियाएं हैं वह रुक जाएंगे। खैर आगे बढ़, इस अधिसूचना में क्या कहा गया है कि 118.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इसमें से 99.5 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह अभ्यारण्य के बाहर का होगा और शेष क्या होगा, अभ्यारण्य के अंतर्गत वाला होगा। लेकिन ये सोचिए लगभग 100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कौन सा है कि यह जो आपका पार्क जो है कि वन्यजीव अभ्यारण्य से बाहर का एरिया है। अब ये जो बाहर का एरिया है इस पर कई लोग डिपेंडेंट हैं, कई हजार परिवार डिपेंडेंट हैं, तो ही क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब जब क्या होगा कि इस अधिसूचना के माध्यम से कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो यहां पर क्या होगा, खनन की गतिविधियां नहीं हो पाएंगी, उत्खनन नहीं हो पाएगा, कोई उद्योग जो लगाने का प्रस्ताव हो सकता है वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो रेड कलर के उद्योग होते हैं उनको तो प्रतिबंधित कर ही दिया जाएगा। साथ ही साथ ESZ अर्थात इको जो है कि इको सेंसिटिव जोन के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी नया वाणिज्यिक होटल या रिसोर्ट नहीं खोला जाएगा। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि जब यह अधिसूचना जारी हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि जो यहां पर सक्षम अधिकारी होते हैं, जो फॉरेस्ट के अधिकारी होते हैं, बिना उनकी अनुमति के यहां से कोई व्यक्ति अपनी निजी भूमि से भी वृक्षों की कटाई, पेड़ों की कटाई नहीं कर सकता। तो इससे क्या हो रहा है, यहां के जो लोग हैं उनको लग रहा है कि ठीक है ये जीवों के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारी जो डिपेंडेंसी है वो उसी पर है। अगर हमारे पर्सनल जो है कि जो फॉरेस्ट है हम उसको भी नहीं कट कर पाएंगे, या फिर जो है यहां पर किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो हम विकास की मुख्य धारा से क्या रह जाएंगे, पिछड़े रह जाएंगे। लेकिन अगर हम जो है कि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी अच्छी पहल है, क्योंकि हमारे यहाँ जितना ही अधिक एरिया इको सेंसिटिव जोन में होगा उसमें मानवीय जो प्रभाव है, मानवीय हस्तक्षेप है, या जो मानवीय हस्तक्षेप से जो डैमेज होता है किसी भी इकोसिस्टम को कम होगा। स्वाभाविक है इको सेंसिटिव जोन का ज्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि आखिर कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम क्या कर सकें, डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकें। और इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर ऐसा विकास जिससे उसकी प्रकृति पर, वहां के इकोसिस्टम को पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े।
खैर, जैसा कि हमने कहा कि इस अभ्यारण्य को ESZ अर्थात इको सेंसिटिव जो है कि जोन घोषित करने का उद्देश्य क्या है कि यहाँ के जैव विविधता, यहाँ की जो पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम है, उसको संरक्षित किया जाए और साथ ही साथ जो वन्य जीवों के हमले होते रहते हैं पास के लोगों के ऊपर या उनके घरों में जो जीव घुस जाते हैं जिससे मानव पशु संघर्ष होता है, इसको रोका जाए, क्योंकि लगभग 38 वर्षों में 147 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब इससे होगा क्या कि जैसा कि हमने बताया प्रकृति का संरक्षण होगा, लेकिन यहां पर रहने वाले लोगों की कठिनाई काफी ज्यादा आएगी। इसके वजह से क्या होगा, 57 जो गांव हैं इसके अंतर्गत आ जाएंगे और ये ना तो कृषि और व्यवसाय कर पाएंगे और ना ही यहां पर अन्य प्रकार के विकास होंगे, जिससे ऐसा भी नहीं है कि यह अपना इस कार्य को छोड़कर दूसरा कोई कार्य प्रारंभ कर लें। साथ ही साथ यहाँ पर जो हजारों लोगों की आजीविका है, अभी भी यहाँ के जो इको सेंसिटिव जोन के बाहर का जो क्षेत्र है जिसको अब कहा जा रहा है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा, उस पर क्या है इन लोगों की आजीविका है, चाहे वह जंगलों से कुछ प्राप्त करने के हो या फिर अन्य जो उद्योग हैं उसकी वजह से वो भी क्या होगा, प्रभावित होगा। अभ्यारण्य के किनारे स्थित जो 29,251 एकड़ जो भूमि है, इस पर भी क्या होगा, कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता, अर्थात आर्थिक क्रियाएं क्या हो जाएंगी, अवरुद्ध हो जाएंगी। इसी के कारण ये क्या कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, तो इनके अपने एक कंसर्न है। अब हम समझते हैं कि वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य के विषय में कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ये जो अभ्यारण्य है, यह मधुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली के साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का क्या है, हिस्सा है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, तो बता दीजिएगा नीलगिरी। उसके साथ साथ ये जो पास में अभ्यारण्य है या नेशनल पार्क है, इनका भी नाम याद रखिएगा। यह जो अभ्यारण्य है ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बीच में क्या करता है, एक ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी का मतलब है कि यहां से जीव क्या हो सकते हैं, गुजर सकते हैं। इसे 1973 में क्या किया गया था, वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसका जो वर्तमान क्षेत्रफल है वह लगभग जो है कि 344 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 4 जो है कि फॉरेस्ट रेंज या वन रेंज आते हैं, जिनका नाम है, आप देख लीजिएगा, ये जो नाम है सुल्तान बथेरी, मुथांगा, थोलफेट्टी और कुरुचियट। ये जो नाम है काफ़ी कठिन है, लेकिन जो है कि इनको एक बार देख लेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इनका संबंध है या नहीं है। और यहाँ पर यह जो अभ्यारण्य है, यहाँ से कावेरी की सहायक नदी काबनी जो है उसका क्या होता है, इस अभ्यारण्य से प्रवाह होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य से किस नदी का संबंध है, तो आप बता दें। यहाँ के जो जीव हैं, बाघ, चीता, पैंथर, हाथी, गौर, चित्तीदार जो हिरण होते हैं, जंगली सुअर होते हैं, स्लॉथ बियर होते हैं जिनको सुस्त भालू आप बोलते हैं, नीलगिरी लंगूर, उदबिलाव, मालाबार, विशाल, गिलहरी यहाँ के प्रमुख क्या हैं, जीव हैं। और ये जो जीव हैं ये क्या होते हैं, यहाँ के जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों चर्चा में बना हुआ। अब हम बात करते हैं विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के विषय में। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। तो सबसे पहले समझिए आखिर इसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाता है, इसको क्यों मनाया जाता है, फिर हम समझेंगे कि आखिर यहाँ पे अन्य मुद्दे क्या क्या आए और किन चीजों पर बात हुई। तो आपको पता है एक संस्थान है जिसका नाम है ऊर्जा और संसाधन संस्थान, इंग्लिश इसकी होती है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, और इसको शॉर्ट में जानते हैं हम लोग टेरी के नाम से। तो यह जो टेरी है यह नई दिल्ली में एक शोध संस्थान है जो ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में क्या करता है, अपनी विशेषज्ञता रखता है और ये कार्य करता है। इसकी स्थापना जो की गई थी 1974 में की गई थी। पहले इसको टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे जैसे इसकी गतिविधियों का दायरा बढ़ा, वर्ष 2003 में इसे ऊर्जा और संसाधन संस्थान अर्थात द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी का क्या किया गया, नाम दिया गया। तो ये हमने जान लिया संस्था जो कि क्या करती है, इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित करवाती है। अब यह जो सम्मेलन आयोजित करवाया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, इसी टेरी के द्वारा, और इसी का नाम है सतत विकास शिखर सम्मेलन। और इसका क्या है, टेरी
का यह वार्षिक आयोजन है। सतत विकास शिखर सम्मेलन नोबेल पुरस्कार विजेताओं, राजनेताओं, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, मीडिया कर्मियों और नागरिक समाज संगठनों आदि को क्या करता है, सतत विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। और इस मंच पर बैठकर हम क्या करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए उसके लिए हम पॉलिसी अब बना सकते हैं। और इसी के कारण इसी का उद्घाटन जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है और इसी के कारण ये चर्चा में बना हुआ है। तो अभी जो आयोजन हुआ अर्थात विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021, इसकी थीम है अपने साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना। अर्थात कि जो हमारा साझा, जो हमारा कॉमन फ्यूचर है उसको कैसे हम दोबारा से समझें कि आखिर हमारी जो प्रायोरिटी है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पुनर्परिभाषित करने का मतलब है कि हमें ये देखना होगा कि जो डेवलपमेंट का हम रास्ता अपना रहे हैं वो कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला है। तो इसी को इसका थीम रखा गया है। और इसके साथ जो है कि इसका जो अगला लाइन है वह सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण। अर्थात इसकी जो थीम है काफी बड़ी है। इसका देखिए आपको लिखा हुआ है अपने साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना और सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना है। तो ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब हम पर्यावरण की चीजों को क्या करें, समझें। तो एक चीज हमने अभी देखी वायनाड के केस में, वहां पर क्या हो रहा है कि वहां के लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई इससे हमारी क्या होगी, जैव विविधता प्रभावित, हमारा जो आजीविका प्रभावित होगी। वहीं सरकार की पहल क्या है कि वो सरकार चाह रही है कि हाँ जैव विविधता को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों में कैसे संतुलन लाया जा सकता है, इसी प्रकार के डिस्कशन इस मंच पर होते हैं। सतत विकास शिखर सम्मेलन में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिए हैं उनको समझिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है अपने संबोधन के द्वारा कि सबसे पहले उन्होंने टेरी को बधाई दी, अर्थात इस संस्थान को बधाई दी कि यह एक ऐसा वैश्विक मंच है जहां पर हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए क्या है जगह प्रदान की जाती है और यह समझने का प्रयास किया जाता है कि आखिर वह रास्ता कौन सा होगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हमको ले जाए। उन्होंने कहा कि दो चीजें परिभाषित करेंगी कि आने वाले वक्त में मानवता की विकास यात्रा कैसे सामने आएगी। पहला कौन सा होगा कि लोगों का स्वास्थ्य। लोगों का स्वास्थ्य इस पर मैटर करेगा कि आखिर वह जिस एरिया, जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां का इन्वायरमेंट, वहां का इकोसिस्टम कैसा है, और जैसा इकोसिस्टम होगा स्वास्थ्य पर भी क्या करेगा, वैसे ही असर पड़ेगा। आप खुद समझिए, जैसे कि दिल्ली में यह बोला जाता है कि यहां पर अगर आप रहते हैं तो ही आप मान के चलिए कि आपकी जो जीवन है वो घट रहा है। कारण क्या है कि आप यहाँ का जो वायु है काफी प्रदूषित है। तो इसी को अन्य क्षेत्रों से, जल प्रदूषण से लेकर अन्य क्षेत्रों में जोड़ सकते हैं। दूसरा जो कारण है वह पृथ्वी का स्वास्थ्य है, और पृथ्वी का जो स्वास्थ्य है वो किससे जुड़ा हुआ है कि हम जो गतिविधियां कर रहे हैं वह पर्यावरण के कितने अनुकूल है। माननीय प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए जलवायु न्याय पर जोर दिया और कहा कि जलवायु न्याय ट्रस्टीशिप के दृष्टिकोण से प्रेरित है, जिसमें विकास सबसे गरीब व्यक्ति के साथ सहानुभूति के साथ आता है। अर्थात जो हमारा जलवायु का न्याय है वह क्या कहता है कि जो जलवायु परिवर्तन किया गया है, क्या उसमें उन आदिवासी लोगों का या उन निम्न आय के लोगों का भी उतना ही योगदान है जिन्होंने क्या किया है, सिर्फ अपना जीवन जिया। बाकी आप देखिए कि कुछ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके यहां से उत्सर्जन काफी ज्यादा होता है। तो इसी को कहा गया है कि जो जलवायु न्याय है वो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर है। अर्थात सभी को क्या करना होगा, इसमें सहयोग करना होगा। और स्वाभाविक है विकास जो क्या है कि जो अब किया जाए उसमें जो गरीब व्यक्ति है उसके साथ सहानुभूति इसलिए रखना है क्योंकि उसने जलवायु परिवर्तन में अपना कोई योगदान नहीं दिया है। इसलिए अब जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं उनका नेगेटिव इंपैक्ट उस पर कम से कम पड़े। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जलवायु न्याय का अर्थ विकासशील देशों को विकसित देशों होने के लिए पर्याप्त जगह देना भी है। अर्थात आपने एक डिबेट सुना होगा कि ये जो जलवायु परिवर्तन है उसमें किसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, और कई बार आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि जो विकासशील देश हैं वह उत्सर्जन ज्यादा करते हैं। लेकिन समझिए जो देश विकसित हुए हैं वह क्या हुए हैं, इसी तरह के संसाधनों का अनियंत्रित दोहन करके अपने आप को उन्होंने विकसित कर लिया है। अब जब जलवायु परिवर्तन की समस्या आई है तो वो कहते हैं कि आपको ऐसा डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, जबकि हर व्यक्ति का अधिकार हो कि जो उसका जीवन लेवल है वो ऊपर आ सके। तो कैसे इसमें संतुलन अपनाया जाए, इसी को तो क्या कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी चर्चा यहां पर हुई। उन्होंने कहा कि भारत पेरिस
संबंधी अपनी प्रतिबद्धताओं और लक्ष्यों को हासिल करने के रास्ते पर है। भारत 2005 के स्तर से सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता 33 से 35% तक घटाने के लिए प्रतिबद्ध है। अर्थात हमने कहा है कि जो हमारे जीडीपी के रेशियो में जो हम उत्सर्जन करते हैं उसको हम क्या करेंगे, 33 से लेकर 35% तक कम करें। उन्होंने ये भी बताया कि भारत जो है कि भूमि क्षरण तटस्थता संबंधी अपनी प्रतिबद्धता को लेकर लगातार प्रगति कर रहा है। अर्थात जो हमारे यहाँ सॉइल डिग्रेडेशन होता है उसको हम कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसमें भी हम क्या करेंगे, सफल होंगे। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की रफ्तार जो है कि रफ्तार पकड़ रही है, अर्थात इसकी डिमांड आ रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और हम 2030 तक 450 गीगावाट अच्छे ऊर्जा अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करेंगे और इससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ के इन्वायरमेंट पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम रोक सकेंगे। अर्थात भारत विकास भी कर रहा है और वो भी प्रयास कर रहा है कि जिससे यहाँ के इकोसिस्टम पे कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय संगत पहुंच के बगैर सतत विकास अधूरा है। सतत विकास का मतलब ये भी तो है कि जो सभी को अपना विकास करने का अवसर मिले, तो विकासशील देशों के पास विकल्प होना चाहिए कि अपना विकास कर सकें और एक देश में भी होना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, उनको भी विकास की जो है कि अवसर मिल सके। इस दिशा में भी भारत अच्छी प्रगति की है। मार्च 2019 में भारत ने लगभग 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है, अर्थात वहां पर जो इलेक्ट्रिक की पहुंच है उसको बना दिया। उजाला कार्यक्रम के माध्यम से 36.7 करोड़ एलईडी बल्ब जो है लोगों को जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। इससे सालाना जो है 80 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटाया गया। इसी तरह जल जीवन मिशन ने भी लगभग 18 महीनों में ही 3.40 करोड़ लोगों से ज्यादा परिवारों को क्या किया है, एक कनेक्शन दिया है और यह परिवार, इतने करोड़ परिवार, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा स्तर। पीएम उज्ज्वला योजना के जरिए गरीबी रेखा से नीचे के 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की गई है और यह भी कहा गया है कि भारत के एनर्जी बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर आने वाले समय में क्या की जाएगी, 15% की जाएगी। इससे क्या होगा कि जो हमारा उत्सर्जन का स्तर है वो और कम होगा। सतत विकास की दिशा में भारत ने पशु संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 से 7 वर्षों में शेर, बाघ, तेंदुए और गंगा नदी की डॉल्फिन की आबादी बढ़ी है, अर्थात हम जो है कि संरक्षण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आपदा क्षमताओं का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मानव संसाधनों और विकास को तकनीकी पर ध्यान देने की जरूरत है और जब हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारी आपदा को कंट्रोल करने की क्षमता है वह बढ़ेगी और भारत इसमें सतत रूप से कार्य कर रहा है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आखिर इस शिखर सम्मेलन में कौन कौन सी चीजें हमारे सामने आई। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।